नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ही होंगे। ठीक है, तो अपन ने जो सिलसिला स्टार्ट किया था सेकंड चैप्टर का, एक दल के प्रभुत्व का दौर का, उसको बरकरार रखेंगे एक छोटे से रिवीजन के साथ बिना टाइम खराब किए। अपन चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। तो सबसे पहले मैंने आपको इस चैप्टर में पढ़ाया था चुनाव आयोग। चुनाव आयोग की स्थापना मैंने बताई थी आपको 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसी कारण 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूरे भारतवर्ष में क्या बनाया जाता है, मतदाता दिवस मनाया जाता है। पहली बार जब चुनाव आयोग बनाया गया था, उसका पहला चुनाव आयोग तो बनाया गया था सुकुमार सेन को। ठीक है, फिर इसके बारे में अपन ने पढ़ाया चुनाव आयोग के समक्ष क्या क्या चुनौतियाँ थी, क्या क्या समस्याएं थी उनके बारे में। तो पहली चुनाव आयोग के समक्ष समस्या क्या थी, देश का आकार बहुत बड़ा था, जनसंख्या भी बहुत अधिक थी, इसमें निष्पक्ष चुनाव करवा पाना काफ़ी मुश्किल सा था। दूसरी बात, पहले आम चुनाव में क्या हो गया, एक मिनट सॉरी, हाँ सुनना मेरी बात। हाँ, चुनाव आयोग के समक्ष क्या क्या चुनौती थी। पहली चुनौती मैंने बताई कि चुनाव आयोग क्या था, देश का आकार बहुत बड़ा था, जनसंख्या बहुत बड़ी थी, उसमें निष्पक्ष चुनाव करवाना क्या था, एक कठिन सा काम था। चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना, चुनाव कर्मियों को एवं जो कर्मचारी थे उनको प्रशिक्षित करना। फिर इसके अलावा कम साक्षरता के चलते एक विशेष मतदान प्रणाली का क्या करना, निर्माण करना। और मतदाता सूची तैयार करने के मार्ग में बाधाएं, आपको पता है लगभग 40 लाख महिलाएं पहली बार मतदाता सूची बनी, उसमें नाम दर्ज होने से वंचित रह गई थी। फिर बताया था मैंने पहला आम चुनाव अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक हुआ। और पहले 3 आम चुनावों में क्या देखने को मिला कि कांग्रेस ही जीती। और फिर देखो पहले आम चुनाव क्या होता है, 6 महीने के पहले मतदान की गणना 6 महीने में होती है, जिसमें रिजल्ट आता है कांग्रेस जीत जाती है। और इस पहले सफल मतदान को देखकर आलोचकों का क्या हो जाता है, मुंह बंद हो जाता है। तो ये इतिहास में क्या हो जाता है, मील का पत्थर, पहला आम चुनाव इतिहास में मील का पत्थर साबित हो जाता है। पहले आम चुनाव में लोकसभा की कुल 489 सीटें थी, जिसमें से 364 सीटें कांग्रेस को प्राप्त हो जाती है। 364 सीटें किसको प्राप्त हो जाती है, कांग्रेस को प्राप्त हो जाती है। फिर इसके बारे में मैंने बताया था मद्रास, ओडिशा और कोचीन जैसे क्षेत्रों में कांग्रेस को सीटें प्राप्त नहीं होती, लेकिन बाद में वहाँ पर भी क्या होता है, कांग्रेस की सरकार बनती है। फिर कांग्रेस को पहली बार हार का सामना कहाँ करना पड़ता है, कांग्रेस को 1957 में कम्युनिस्ट पार्टी केरल में, ठीक है, 126 में से केवल कांग्रेस को 60 सीटें ही मिलती है। फिर मैंने बताया था कि कांग्रेस मैं नहीं तो कौन, में वो वाला डायलॉग देके बताया था ना कि कांग्रेस के प्रभुत्व के कारण कांग्रेस ही क्यों, तो मैंने आपको बताया था कांग्रेस का क्या थी, स्वाधीनता या स्वतंत्रता संग्राम की विरासत हासिल थी। पहली बात तो मैंने ये बताई थी। फिर उस समय एकमात्र कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसका संगठन पूरे देश में मजबूत था। तीसरी बात, कांग्रेस में पंडित नेहरू जैसे लोकप्रिय एवं करिश्माई नेता थे, जो क्या करते थे, चुनाव के समय पार्टी की अगुवाई करते थे एवं देश का दौरा करते थे। और उसके बाद में शेष सभी पार्टियां थी, जो छोटी छोटी जितनी भी पार्टियां थी देश में, कम्युनिस्ट प्रजा पार्टी या जो सोशलिस्ट पार्टी थी, जितनी भी पार्टी थी वो सभी कांग्रेस से ही निकली थी। फिर कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सभी वर्गों के लोगों को क्या करती थी, साथ लेकर चलती थी। जैसे अमीर गरीब समाजवादी, ठीक है, रूढ़िवादी रेडिकल कंजर्वेटिव, या अमीर गरीब उद्योगपति किसान मजदूर, वामपंथी दक्षिणपंथी उदारवादी पूंजीवादी, इन सभी वर्गों के लोगों को क्या करती थी, साथ लेकर चलती थी। इसी का कारण ये रिजल्ट हुआ कि पहला आम चुनाव हुआ, 489 सीटों पर 364 सीटें किसको मिली, कांग्रेस को मिली। और पहली बार दूसरे नंबर पर कौन सी रही थी, कम्युनिस्ट पार्टी रही थी, जिसको 16 सीटें मिली थी। फिर भी मैंने बताया था कि भारत में एक दल का प्रभुत्व और विश्व के अन्य देशों में एक दल का प्रभुत्व किस प्रकार अलग था। तो मैंने बताया था आपको पीआरआई पार्टी का मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ क्वेश्चन। पीआरआई पार्टी की स्थापना मैं बता रहा हूँ 1929 में हुई थी। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पीआरआई पार्टी का पूरा नाम लिख के बताओगे, ठीक है। जो भी वीडियो देख रहा है, आपको अगर आप पढ़ रहे हो ठीक से, तो आप मेरे को, अगर पहली क्लास आपने देखी नहीं तो देख के आना, ठीक है। मेरे को जरूर बताओगे पीआरआई पार्टी का पूरा नाम क्या था, ठीक है। पीआरआई पार्टी की स्थापना 1929 में हुई थी, जिसने मैक्सिको में 60 वर्षों तक शासन किया था। कितने वर्षों तक, मैक्सिको में 60 वर्षों तक शासन किया था। लेकिन कैसा था, परिपूर्ण तानाशाही। फिर इसके बारे में बता दें, चीन, क्यूबा, सीरिया जैसे देशों में भी एक दल का प्रभुत्व था, लेकिन वहाँ का संविधान कहता था कि हमारे देश में केवल एक ही क्या होगा, संविधान, एक ही पार्टी होगी। फिर मैंने आपको बेलारूस, इरिट्रिया और म्यांमार, बेलारूस और इरिट्रिया जैसे देशों में भी क्या था, एक दल का प्रभुत्व था। लेकिन वो कैसा था, सैन्य एवं कानूनी ताकतों के बलबूते पर क्या था, एक दल का प्रभुत्व था। भारत में लोकतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के आधार पर
एक दल का प्रभुत्व था। ठीक है, तो आज अपन पढ़ेंगे विपक्षी दलों का उद्भव और लोकतंत्र में उनकी भूमिका, कि विपक्षी दलों का उद्भव और लोकतंत्र में उनकी भूमिका। विपक्षी दलों का उद्भव और लोकतंत्र में उनकी भूमिका। अब आपके अकॉर्डिंग बताओ, अगर विपक्षी दल नहीं हो तो क्या हो, कि देश में कैसी स्थिति हो जाए, अगर क्या हो, विपक्षी दल नहीं हो तो क्या हो। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ पहले आपके मन में क्या आ रहा है कि इस ऐसी बात सोच के कि विपक्षी दलों का उद्भव और लोकतंत्र में उनकी भूमिका। अगर मैं आपको बताऊँ, जैसे मैंने चीन के और सीरिया जैसे देशों की बात बताई थी, वहाँ पर एक ही पार्टी थी, तो वहाँ पर लोगों की सुनेंगे क्या? अरे जब कोई सामने लड़ने वाला ही नहीं होगा तो वो उसकी जीत निश्चित है। कोई कंपटीशन होगा, प्रतिस्पर्धा होगी, लोग अपनी मनमानी करेंगे, जनता की सुनी जाएगी क्या? तो ऐसा ही इसमें हुआ कि जब जब क्या हुआ, विपक्षी दलों का उद्भव हुआ तो क्या हुआ, कांग्रेस का जैसे कि एक प्रभुत्व का दौर चल रहा था, तो उसमें क्या हुआ, कांग्रेस में शक्ति संतुलन बढ़ गया, लोकतंत्र की मर्यादा बनी रही तथा जो प्रतिस्पर्धा थी वो और ज़्यादा बढ़ गई। तो इसमें पहली बात करूँ, भारत में क्या थी, बहुदलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। भारत में क्या है, बहुदलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन यहाँ आज़ादी के कई समय तक एक ही पार्टी का प्रभुत्व रहा। तो पहली लाइन क्या लगोगे, भारत में बहुदलीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, लेकिन यहाँ आज़ादी के कई समय बाद तक एक दल का प्रभुत्व रहा। तो पहली लाइन आपको समझ में आ रही कि भारत में क्या है, बहुदलीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, यानी कि भारत में एक से अधिक दल थे शुरू से ही। लेकिन क्या हुआ, भारत में क्या था, आज़ादी के बाद से मैंने बताया था, प्रथम 3 आम चुनाव था, किसका प्रभुत्व रहता है, कांग्रेस का ही प्रभुत्व रहता है। ठीक है, लेकिन क्या रहा, कांग्रेस का एक ही दल का प्रभुत्व रहा। आज़ादी के समय भी बहुत सी जीवंत पार्टियां थी। आज़ादी के समय बहुत सी जीवंत पार्टियां थी जो स्वतंत्र रूप से चुनाव में भाग ले रही थी। क्या दूसरी लाइन, आज़ादी के समय बहुत सी जीवंत पार्टियां थी जो निष्पक्ष रूप से चुनाव में भाग ले रही थी। देखो, आज़ादी के समय जब देश आज़ाद हुआ तो बहुत सारी क्या थी, पार्टियां थी, लेकिन मैंने बताया था कि जीवंत पार्टियां थी वो छोटी छोटी पार्टियां थी जिनका उदय कहाँ से हुआ था, कांग्रेस में से ही हुआ था। ठीक है, और इनमें से कई पार्टियां तो ऐसी भी थी जिनका 1952 का चुनाव था ना, उसमें भी उनका क्या था, अस्तित्व था। इनमें से कई पार्टियों का अस्तित्व तो 1952 के आम प्रथम जो 19 और इसके बाद क्या लिखेंगे, इनमें से कई पार्टियों का अस्तित्व तो 1952 के प्रथम आम चुनाव के बाद भी था। कि मतलब जो जीवंत पार्टियां थी उनका अस्तित्व क्या था, जो 1952 का पहला आम चुनाव हुआ, आज़ादी के पहले भी थी वो पार्टियां, उनमें से कई पार्टियां तो ऐसी थी जब चुनाव आयोग द्वारा चुनाव करवाए गए तो उसके बाद भी क्या था, इन पार्टियों का क्या था, अस्तित्व था।
लेकिन इनकी भूमिका 60 से 70 के दशक में महत्वपूर्ण रही। लेकिन इनकी भूमिका 1960 से 70 के दशक में महत्वपूर्ण रही। लेकिन इनकी भूमिका 1960 से 70 के दशक में महत्वपूर्ण रही। ठीक है, अब देखो ये तो इनके बारे में बेसिक डिटेल थी कि भारत में बहुदलीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था थी, लेकिन आज़ादी के कई समय बाद तक क्या रहा, एक दल का प्रभुत्व रहा। आज़ादी के समय बहुत सी जीवंत पार्टियां थी जो निष्पक्ष रूप से चुनाव में भाग ले रही थी, और इनमें से कई पार्टियां तो ऐसी भी थी जिनका अस्तित्व 1952 का जो पहला आम चुनाव हुआ उसके बाद भी रहा। लेकिन इनकी भूमिका कब सामने आती है, 1960 और 70 के दशक में इनकी भूमिका सामने आती है। फिर देखो क्या होता है कि जब क्या होता है, इन पार्टियों की मौजूदगी ने लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया। इन्होंने क्या किया, जो विपक्षी दल उभरे, इन पार्टियों की मौजूदगी ने लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया। इन दलों की मौजूदगी ने क्या किया, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया। देखो ये बात आप चुनाव में भी देख सकते हो, जैसे कि मैंने बताया कि जहाँ पर एक ही दल होगा वहाँ पर बताओ कोई वो पार्टी अपनी मनमानी करेगी ना, क्योंकि जब सामने कोई लड़ने वाला ही नहीं रहेगा तो उसकी जीत तो फिक्स है। आप जैसे कि मूवियों में इनमें भी देखते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, इन पार्टियों की मौजूदगी ने लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया। फिर इसके बाद में क्या कहते हैं, लोकतंत्र के लिए जनता को जागरूक किया। और इन्होंने क्या किया, लोकतंत्र के लिए जनता को जागरूक किया। लोकतंत्र के लिए जनता को जागरूक किया। फिर शासन के मतलब ये कि इसने क्या किया, विपक्षी दलों ने क्या किया, जो शासन के लोकतंत्र चरित्र को बनाए रखा। शासन के लोकतांत्रिक चरित्र को बनाए रखा। विपक्षी दलों ने क्या किया, शासन के लोकतांत्रिक चरित्र को बनाए रखा, और विपक्षी दलों ने शासक दल पर अंकुश रखा। और क्या किया, विपक्षी दलों ने शासक दल पर अंकुश रखा। यह क्या था, विपक्षी दलों में उद्भव और लोकतंत्र में उनकी भूमिका। तो एक बार आप मेरे साथ दोबारा से देखिएगा। सबसे पहले आप पढ़ने में क्या पढ़ा कि विपक्षी दलों का उद्भव, लोकतंत्र में उनकी भूमिका। आप साथ साथ बोलना है आपको, है ना, मम्मी की कसम है। ठीक है, भारत में बहुदलीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। बोलो, भारत में बहुदलीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, मतलब लोकतंत्र है। लोकतंत्र मतलब ऐसा शासन है जिसमें सरकार के प्रमुख का चुनाव जनता करती है। और लेकिन यहाँ आज़ादी के कई समय तक एक ही पार्टी का प्रभुत्व रहता है। मैंने कारण बता दिया, क्या थे, सारी चीज़ें बता दी। और आज़ादी के समय बहुत सी जीवंत पार्टियां थी, और मैंने बता भी दी कैसी थी, छोटी छोटी पार्टियां थी। ठीक है, जो कांग्रेस से ही निकली थी। ठीक है, लेकिन और जो चुनाव में क्या कर रही थी, निष्पक्ष रूप से क्या ले रही थी, भाग ले रही थी। फिर देखो, इनमें से कई पार्टियों का प्रभुत्व अस्तित्व तो 1952 के प्रथम आम चुनाव हुए। 1952 के प्रथम आम चुनाव हुए। सॉरी गाइस, जब भारत में बहुदलीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, लेकिन यहाँ पर आज़ादी के कई समय बाद तक क्या रहा, एक ही दल का प्रभुत्व रहा। आज़ादी के समय बहुत सी जीवंत पार्टियां थी। ठीक है, जो निष्पक्ष रूप से क्या कर रही थी, चुनाव में भाग
ले रही थी। इनमें से कई पार्टियों का अस्तित्व तो 1952 के प्रथम आम चुनाव हुए थे उनमें भी रहा, लेकिन इनकी भूमिका 1960 से 70 के दशक में महत्वपूर्ण रही। फिर इसके बारे में बात करें, इन पार्टी की मौजूदगी ने जो विपक्षी दल आए उन्होंने क्या किया, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया, कंपटीशन को बढ़ावा दिया, लोकतंत्र के लिए जनता को जागरूक किया, जनता के पास गए वोटों के लिए। मतलब जैसे कि अपन जाते हैं ना, अगर एक ही दल का नेता होगा तो बताओ वो जाएगा लोगों के पास, जाएगा क्या, वो खुद के वोट से ही जीत जाएगा। लेकिन ज़्यादा पार्टी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाएगा, सब लोगों के पास मिलेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे वोट दो, ये रणनीति लगी रहती है, वोट बैंक की राजनीति चलती है। ठीक है, लोकतंत्र में जनता को जागरूक किया, शासन के लोकतांत्रिक चरित्र को बनाए रखा। जो शासन का मेन लोकतांत्रिक चरित्र होता है कि लोकतंत्र के हिसाब से कैसे सरकार चलती है, उसके चरित्र, क्योंकि अच्छा भी बोला जाता है कि जिस देश में एक अच्छा विपक्ष होता है उस देश में सरकार अच्छा काम करती है। तथा विपक्षी दलों ने शासक दल पर अंकुश रखा। जो सरकार बन गई, अब मान लो वो अपनी मनमानी नहीं करेगी, क्यों? उसे पता है हमारे सामने विपक्ष है, वो हमारी बुराइयाँ सब काम में कमीर ये निकालता रहता है। ठीक है, ये इस प्रकार विपक्षी दलों का उद्भव था। अब आपको बोलना है, मैंने बोल दिया, अब आप पहली लाइन बोलोगे। आपको विद्या की वो मम्मी कसम दिलाई हुई है फर्स्ट वीडियो से, तो उसे पूरा करना है। गुटखा उटका ठूक देना, सुपारी उपारी जो भी खा रहे हो वो ठूक देना। ठीक है, पहली लाइन, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे सोशलिस्ट पार्टी। क्या पढ़ेंगे? सोशलिस्ट पार्टी। अब बात करेंगे सोशलिस्ट पार्टी के बारे में। तो सोशलिस्ट पार्टी के बारे में देखो बच्चों, देखो सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण किस प्रकार होता है। सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण 1934 में कांग्रेस की एक युवा नेताओं की टोली, कांग्रेस के अंदर से ही हुआ था। देखो कांग्रेस जो मतलब क्या था देखो कांग्रेस एक संगठन था। कांग्रेस का क्या हुआ 1934 में, कांग्रेस में एक युवा नेता, आप देखते हो युवा नेताओं में क्या रहता है, जोश रहता है, वो ये कर देंगे, अच्छे अच्छे नारे लगाते हैं। ठीक है, आप देखते हो। तो कांग्रेस में जो कांग्रेस के भीतर, कांग्रेस के अंदर से ही कांग्रेस के 1934 में क्या किया, सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया। 1934 में कांग्रेस की एक युवा नेताओं की टोली ने, वो क्या कहते थे कि हम कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा परिवर्तनगामी एवं क्षमतावादी बनाना चाहते हैं। हम कांग्रेस को क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्षमतावादी एवं परिवर्तनवादी बनाना चाहते हैं। फिर क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1948 में आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में होता है। ठीक है, ये इस प्रकार फिर क्या होता है, इसके बाद में कांग्रेस ने दोहरी सदस्यता को रद्द कर देती है। तो इसमें पहली बात क्या लिखेंगे, देखो मार्कर, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन खुद कांग्रेस के भीतर, लिखो खुद कांग्रेस के भीतर 1934 में गठन, खुद कांग्रेस के भीतर 1934 में एक युवा नेताओं की टोली ने किया था। तो पहली लाइन याद हो जाएगी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन खुद कांग्रेस के भीतर 1934 में एक युवा नेताओं की टोली ने किया था। यह नेता कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा, लिखो, यह नेता कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा परिवर्तनगामी एवं क्षमतावादी बनाना चाहते थे,
वादी बनाना चाहते थे। कांग्रेस के नेता, यह नेता कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा परिवर्तनगामी एवं क्षमतावादी बनाना चाहते थे। फिर देखो, कांग्रेस पार्टी ने 1948 में, कांग्रेस पार्टी ने 1948 में आचार्य, इम्पोर्टेंट लाइन है, आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। ठीक है, कांग्रेस पार्टी ने 1948 में आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। ठीक है, 1948 आचार्य नरेंद्र देव, सोशलिस्ट पार्टी का गठन। 1948 आचार्य नरेंद्र देव, सोशलिस्ट पार्टी का गठन। फिर देखो, 1948 में कांग्रेस में संशोधन किया गया। 1948 में कांग्रेस में संशोधन किया गया। और दोहरी सदस्यता को समाप्त किया गया। दोहरी सदस्यता को समाप्त किया गया। फिर देखो, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन, पहली बात, खुद कांग्रेस के भीतर 1934 में कांग्रेस की एक युवा नेताओं की टोली ने किया था। क्यों? क्योंकि वो कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा परिवर्तनगामी एवं क्षमतावादी बनाना चाहते थे। फिर कांग्रेस ने 1948 में क्या किया? आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। फिर कांग्रेस ने 1948 में एक कांग्रेस में संशोधन और किया और उसने दोहरी सदस्यता को रद्द कर दिया। अर्थात उसने कहा कि जो कांग्रेस के सदस्य हैं वो कांग्रेस के सदस्य रहेंगे, वो और ऐसा नहीं कि वो कांग्रेस के भी सदस्य हैं, सोशलिस्ट पार्टी के भी सदस्य हैं। जो सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य हैं वो सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य रहे और जो कांग्रेस के सदस्य हैं वो कांग्रेस के सदस्य रहे। ठीक है, फिर देखो क्या हुआ, ऐसा संशोधन करने से इसलिए कांग्रेस में सोशलिस्ट नेताओं को, ठीक है, इसलिए लास्ट लाइन इसकी इसलिए है, सोशलिस्ट नेताओं को मजबूरन सोशलिस्ट पार्टी बनानी पड़ी, मजबूरन सोशलिस्ट पार्टी बनानी पड़ी। यह था अपनी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, तो एक बार ध्यान देना दोबारा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कहाँ से होता है? खुद कांग्रेस के भीतर से ही होता है। कब होता है? 1934 में होता है। और क्यों होता है? किसके द्वारा होता है? कांग्रेस के एक युवा नेताओं की टोली के द्वारा। क्यों होता है? क्योंकि वो कहते हैं कि कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा परिवर्तनगामी एवं क्षमतावादी बनाना चाहते हैं। फिर कांग्रेस ने 1948 में ही आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में क्या किया? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। फिर 1948 में कांग्रेस ने एक संशोधन किया कि दोहरी सदस्यता को हम रद्द करेंगे, कांग्रेस का सदस्य कांग्रेस का, सोशलिस्ट पार्टी का सदस्य सोशलिस्ट पार्टी का। फिर इस कारण जो मजबूरन क्या हुआ, 1948 में कांग्रेस के जो नेता थे उन्होंने क्या करनी पड़ी? सोशलिस्ट पार्टी को निर्माण करना पड़ा। अब हम पढ़ेंगे सोशलिस्ट जो पार्टी के ये नेता बन गए, ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव, और ये वो कांग्रेस की किस प्रकार आलोचना करते हैं, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे कि कांग्रेस के नेताओं, सोशलिस्ट पार्टी के नेताओं द्वारा कांग्रेस की किस प्रकार आलोचना की जाती है। अब देखो, सोशलिस्ट विचारधाराओं के नेताओं द्वारा कांग्रेस की आलोचना किस प्रकार की जाती है।
जो सोशलिस्ट पार्टी की अब निर्माण हो गया, अब वो अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगे। मैंने बताया था विपक्षी दलों का उद्भव को लोकतंत्र में उनकी भूमिका। तो देखो अब ये क्या क्या करेंगे, ठीक है, इनकी चर्चा करेंगे अपन। तो देखो वे कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहते थे कि वे कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहते थे कि कांग्रेस क्या करती है, पूंजीपतियों, उद्योगपतियों और किसानों की क्या करती है, उपेक्षा करती है। कि क्या करती है, पूंजीपति, जमींदारों एवं किसानों की उपेक्षा करती है। तो पहली लाइन याद रखिए, वे कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहते हैं कि कांग्रेस क्या करती है, पूंजीपतियों, उद्योगपतियों एवं किसानों की क्या करती है, उपेक्षा करती है। दूसरी, समाजवादियों को दुविधा का सामना करना पड़ता है। समाजवादियों को दुविधा का सामना करना पड़ता है क्योंकि 1955 में एक कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि हाँ मेरा लक्ष्य पूरी समाजवादी समाज की रचना करना है। तो ऐसे ही देखो समाजवादियों को दुविधा का सामना करना पड़ता था क्योंकि 1955 में घोषणा कर दी गई थी कि उनका लक्ष्य समाजवादियों के बनावट वाले समाज की रचना करना है। उनका लक्ष्य है समाजवादियों वाले बनावटी समाज की रचना करना है। फिर राम मनोहर लोहिया ने कांग्रेस से क्या की, दूरी बनाई और कांग्रेस की आलोचना की। राम मनोहर लोहिया ने कांग्रेस से दूरी बनाई और कांग्रेस की आलोचना की। तो दोबारा एक बार देखना, क्या सोशलिस्ट विचारधाराओं के नेताओं द्वारा कांग्रेस की आलोचना, वे कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहते थे कि कांग्रेस पूंजीपतियों एवं जमींदारों व किसानों की उपेक्षा करती है। समाजवादियों को दुविधा का सामना करना पड़ता है क्योंकि कांग्रेस ने 1955 में घोषणा कर दी थी कि उनका लक्ष्य है समाजवादियों की बनावटी वाला समाज की रचना करना है। राम मनोहर लोहिया ने कांग्रेस से दूरी बनाई और क्या की, कांग्रेस की आलोचना की। अब आपकी बारी, मैंने बोल दी फटाफट। दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की स्थापना कब हुई, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख दो किसी को पता है तो। कांग्रेस के हाथ का चुनाव चिन्ह है, उससे पहले चुनाव चिन्ह क्या था, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो, ठीक है। एक बच्चे के अलावा ना कोई भी कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं करता, तुम सारे के सारे नालायक हो रहे हो। देखो जितना लिखोगे उतनी चीज़ें याद होगी, इसलिए मेरा और कुछ नहीं है मेरा मकसद। तो कांग्रेस की स्थापना फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख दो। देखो कांग्रेस, ठीक है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, अब दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा, अब तो दिखेगा। हाँ, कांग्रेस की स्थापना सबसे पहले 28 दिसंबर 1885, 28 दिसंबर 1885 ये कांग्रेस की स्थापना होती है। अब आपसे जगह का नाम पूछेगा। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में, ठीक है। एक रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी कौन था बताओ देखें। एक रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी ए.ओ. ह्यूम की सहायता से हुई। इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया W.C. बनर्जी, जिसको व्योमेश चंद्र बनर्जी भी बोला जाता है, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। W.C. बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। तो सबसे पहले कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885, मेरे साथ साथ बोलो 28 दिसंबर 1885, ठीक है, बोलो 28 दिसंबर 1885 कांग्रेस की स्थापना कब कहाँ पर हुई, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, बोलो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। किस अंग्रेज रिटायर्ड अंग्रेज की सहायता से, ए.ओ. ह्यूम। फिर इसका पहला अध्यक्ष कौन था, व्योमेश चंद्र बनर्जी, W.C. बनर्जी। देखो उस समय ये नवशिक्षित एवं कामकाजी व्यापारी वर्गों का समूह था, ठीक है।
ये क्या था, उस समय नवशिक्षित एवं कामकाजी व्यापारी वर्गों का एक हितकारी समूह था। उस समय ये क्या था, तो इसमें कैसे लिखो, उस समय यह एक नवशिक्षित व कामकाजी व व्यापारी वर्गों का एक हितकारी समूह था। नवशिक्षित कामकाजी एवं व्यापारी हितकारी वर्गों का एक कामकाजी समूह था। इसने धीरे धीरे क्या कर लिया, एक जन आंदोलन का रूप ले लिया। इसने क्या कर लिया, धीरे धीरे एक जन आंदोलन का रूप ले लिया और धीरे धीरे एक जनव्यापी राजनीतिक पार्टी बनती गई। इसने धीरे धीरे एक जन आंदोलन का रूप ले लिया और धीरे धीरे राष्ट्रव्यापी राजनीतिक पार्टी बन गई। और जल्द ही इसने क्या कर लिया, राजनीतिक व्यवस्था में अपना दबदबा कायम कर लिया। जल्द ही इसने राजनीतिक व्यवस्था में अपना दबदबा कायम कर लिया। ठीक है। इसके अलावा ये क्या करती थी, इसमें सभी विचारधाराओं के लोग शामिल थे। इसमें जैसे अमीर गरीब वामपंथी दक्षिणपंथी ये सारे, ठीक है, तुम लिख लेना, ये मैंने लिखवा दिया जो मैं पहले भी। तो इस प्रकार ये कांग्रेस थी। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 कहाँ पर, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में। किस अंग्रेज की सहायता से, A.O. ह्यूम। और इसके अध्यक्ष कौन थे, पहले अध्यक्ष W.C. भोमेश चंद्र बनर्जी। उस समय ये नवशिक्षित कामकाजी एवं एक हितकारी समूह था। ठीक है, व्यापारी वर्गों का एक हितकारी समूह था। इसने धीरे धीरे क्या किया, एक जन आंदोलन का रूप ले लिया और धीरे धीरे राष्ट्रव्यापी राजनीतिक पार्टी बन गई। इसने जल्द ही राजनीतिक व्यवस्था में अपना दबदबा कायम कर लिया और इसमें सभी विचारधाराओं के लोग शामिल थे, जैसे अमीर गरीब, वामपंथी दक्षिणपंथी, समाजवादी पूंजीवादी और भी सभी वर्गों के लोग इसमें रेडिकल डेमोक्रेटिक या जो कंजर्वेटिव भी है। ठीक है, ये तो मेरी बारी थी, अब आपकी बारी है, फटाफट बोलोगे इसे। ठीक है, एक बार बोलो देंगे। तो कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885, मेरे साथ साथ बोलो, कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 कहाँ पर, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई। ठीक है, किस अंग्रेज की सहायता से, रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम। A.O.
ह्यूम और इसका पहला अध्यक्ष WC बनर्जी। और मैंने बताया उस समय एक नवशिक्षित कामकाजी एवं व्यापारी वर्गों का हितकारी समूह था। इसने धीरे धीरे जन आंदोलन का रूप ले लिया और धीरे धीरे राष्ट्रव्यापी राजनीतिक पार्टी बन गई। जल्द ही इसने राजनीतिक व्यवस्था में अपना दबदबा कायम कर लिया और इसमें सभी विचारधाराओं के लोग शामिल थे, जैसे अमीर, गरीब, किसान, मजदूर, व्यापारी, रेडिकल, डेमोक्रेटिक, ये सभी विचारधाराओं के लोग शामिल थे। तो एक बार मैंने बोल दिया, फटाफट अब आप बोलोगे। बोलो, कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885। यानी इसे थूक दो, गुटके उठका जो सुपारी उपारी खा रखी है उसे थूक दो। अब बोलो, कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885। कहाँ पर? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। किस अंग्रेज की सहायता से? A.O. ह्यूम। पहला अध्यक्ष WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। यह नवशिक्षित कामकाजी एवं परिवर्तनगामी हितकारी व्यापारी वर्गों का एक समूह था। इसने धीरे धीरे राजनीतिक व्यवस्था में अपना दबदबा कायम कर लिया, धीरे धीरे जन आंदोलन का रूप ले लिया और इसने क्या किया, इसमें सभी विचारधाराओं के लोग शामिल थे, जैसे अमीर, गरीब, ये सभी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं उम्मीद कर रहा हूँ जो बातें पढ़ रहे हैं वो समझ में आ रही होगी।